वेलकम टू योर चैनल न्यू विजन स्टडी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वह है भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको दो भागों में डिस्कस किया जाएगा। पार्ट फर्स्ट 1773 to 1857 and part second 1858 to 1947। यह टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट, पीएससीज, एसएससी की विभिन्न एग्जाम्स, सीपीयू, सीडीएस, रेलवे, स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड्स, जो ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम, नेट, जेआरएफ, क्लैट, सब में बार बार पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि उक्त परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ आंसर और उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय अलॉट किया गया है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन निर्धारित 10 सेकंड में कर लें। तत्पश्चात आपको सही उत्तर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फर्स्ट। कंपनी रूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1858 में कंपनी से शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो 1858 टू 1947 को इस ड्यूरेशन को क्राउन रूल के नाम से जाना जाता है। तो कंपनी रूल के तहत क्या संवैधानिक विकास हुआ है उस पर ये क्वेश्चन देखें। क्रमशः 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी करके। इसमें जो आपको सही लगता है उस पर आप टिक करें और फिर जब आंसर यहाँ बताया जाता है तो उससे अपने को मैच करके अपने प्रिपरेशन को इवेल्युएट करें। कहीं कमी रह जाती है उसको बार बार आप देखेंगे वीडियो को, धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये देखिए बहुत से एग्जाम में पूछा गया है रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था। 1757, 1765, 1773, 1784। आंसर्स देखें क्या आता है। Yes, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was the first step in constitutional development in India. The act was passed under King George III. उसमें ब्रिटिश राजा था जॉर्ज थर्ड। (1772) में सेक्रेट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 1773 में यह एक्ट पारित हुआ। दरअसल इसमें थी जो कंपनी के अधिकारियों में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उस करप्शन को और उनकी स्वार्थपरक प्रवृत्ति पर जो कंपनी की जिसके कारण कंपनी को क्षति हो रही थी उसके लिए यह एक्ट
पारित किया गया। उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे यूके के, वे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। सेक्रेट कमेटी की रिपोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर संसद ने एक्ट पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग। Who was the first Governor General of Bengal under Regulating Act of 1773? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी, एसएससी सब में पूछा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था, 1773 के एक्ट के तहत बना था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और केवल इसके जो क्रम है, कॉम्बिनेशन है, जो चॉइसेस वह बदल देते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित किया गया? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चॉइसेस केवल चेंज कर देते हैं और उनका सीक्वेंस बदल जाता है, बार बार ये पूछा जाता है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, आंसर आप लोग लगा लिए होंगे। कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में, उसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में, दूसरा चीज कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया, वो तब रहेगा 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773, 1784, 1793, 1813। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए आंसर इसका। 1784 Pitt's India Act introduced a system of dual control by company and the British government. दोनों का यह उस समय के इंग्लैंड के पीएम विलियम पिट जूनियर के नाम पर, क्योंकि उन्होंने ही यह पास करवाया था पार्लियामेंट से, उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पर कंपनी का जो
काम था उसके लिए कंट्रोल, उसको संचालित करने के लिए संस्था थी, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के कार्य का, जो व्यापारिक कार्य था उसका संचालन करता था। उसके ऊपर ब्रिटेन की जनता का लगातार दबाव पड़ रहा था। उसके ऊपर पार्लियामेंट ने नियंत्रण स्थापित किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो चेयरपर्सन होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का यानी कोई मंत्री होता था और पार्लियामेंट के लोग उसके मेंबर्स होते थे। वो लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल करते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी पर, यानी एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य पर दो लोगों का यहाँ पर डुअल कंट्रोल शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो डायरेक्ट कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड का, वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शनिंग पर नियंत्रण शुरू हुआ। देखिए क्वेश्चन बार बार ये सब प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और उनको लिखने में स्लाइड्स जो है वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आगे हम ऐसे आपको सब दिखाने के लिए था कि बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आगे स्लाइड में ये क्वेश्चंस किस साल पूछे गए इसको नहीं देंगे क्योंकि परेशानी बार बार होती है, साफ दिखता नहीं है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो आगे फिर कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन इससे स्लाइड जो है वो विजिबल कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर तहत किसकी स्थापना हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, किस संस्था की स्थापना हुई? आंसर देख लेते हैं, लोग लगा चुके होंगे आंसर। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, वहां पर बताए थे ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें ब्रिटिश संसद के सदस्य होते थे। इसका अध्यक्ष एक कैबिनेट का मेंबर यानी मिनिस्टर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का मेन प्रोविजन क्या था? ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी एंडेड। कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था, पूर्व के साथ व्यापार पर एकाधिकार, वह समाप्त हो गया। केवल चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़ करके। नेक्स्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, या गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए, या सिविल सर्विस एग्जाम शुरू किए गए। मेन प्रोविजन लगा लीजिए आप लोग। इसमें है ट्रेड मोनोपोली कंपनी की समाप्त हो गई। केवल चाय और चाइना के साथ व्यापार पर अभी भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी रही। अन्य व्यापार पे जो मसाले वगैरह के व्यापार थे उन सब पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी व्यापार, बल्कि अन्य ब्रिटिश कंपनियां भी यहां पर व्यापार करने के लिए आ गई। उनके साथ इसको कंपटीशन करना था। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण इस दौरान इसमें प्रोविजन किया गया, ईसाई मिशनरियां वहां पर बार बार सरकार पर दबाव बना रही थी कि उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए छूट दी जाए। इस एक्ट में
उनके लिए 1813 के एक्ट में भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए छूट मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के तहत कौन सा कार्य पहली बार शुरू हुआ? सिविल सर्विस एग्जाम, भारतीयों की शिक्षा के लिए धन का आवंटन, विधायी परिषद, हाई कोर्ट की स्थापना। देखिए क्वेश्चन आप लगा लिए होंगे। भारत की शिक्षा के लिए पहली बार धन का आवंटन किया गया, 1 लाख रुपए सालाना। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया जाएगा, ब्रिटिश शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किस पद में बदल दिया गया? क्या नया नामकरण किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का वायसराय, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, ताज का प्रतिनिधि, होम सेक्रेटरी, गृह सचिव। इन चार में से विकल्पों में से कौन सा है? आप लोग लगा लिए होंगे। आंसर देखते हैं। यस, 1833 के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, उसका पदनाम बना दिया गया। अब ये सेंट्रलाइजेशन की दिशा में जो 1773 से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सेंट्रलाइजेशन की दिशा में जो कदम उठाया गया था, 1773 के एक्ट को फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विजित क्षेत्र थे उसको सेंट्रलाइज करने के लिए, एक केंद्रीय नियंत्रण में लाने के लिए धीरे धीरे प्रयास हुआ। तो पहला प्रयास था 1773, वह आके धीरे धीरे 1833 के एक्ट में पूरा हो गया। अब पूरी तरह से यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विजित क्षेत्र थे भारत में, उस पर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल का अन्य पर आधिपत्य स्थापित हो गया। मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन सब पर जो क्षेत्र थे, उन वे अन्य जितने भी गवर्नर थे वे इनके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन आ गए। तो सेंट्रलाइजेशन यहां पर पूरा हो जाता, पूर्ण केंद्रीकरण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में पहला व्यक्ति कौन बना? 1833 के एक्ट में जो पद नाम चेंज किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, तो वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में पहला व्यक्ति था कौन? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये से पहला गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। इसने बहुत से कार्य किए,
सुधार की दिशा में इसने काफी काम किया और भारत में ब्रिटिश शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इसने बहुत काम किया। मैकाले मिनट्स जो आया उसको इसने लागू करवाया। मैकाले के सुझाव के आधार पर ये यहाँ पर ब्रिटिश शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के किस कार्य को समाप्त कर दिया? उसके राजनैतिक नियंत्रण को, व्यापारिक गतिविधियों को, प्रशासनिक शक्ति को, न्यायिक नियंत्रण करा लिए हुए। ट्रेड एक्टिविटीज, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां 1833 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। 1813 में मोनोपोली खत्म हुई। चाय और चाइना के व्यापार को छोड़ करके और पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। उसका काम था यहाँ पर प्रशासनिक कार्य देखना, यानी यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां अब शुरू हुई। वो ब्रिटिश संसद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो अभी व्यापारिक गतिविधि को देख रहा था, उसका काम हो गया इनकी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं उनकी प्रशासनिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाए। व्यापार अब पूरी तरीके से इनका व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 के तहत किस संस्था को कानून बनाने की शक्ति दी गई? भारत में कानून बनाने का अधिकार किस संस्था को मिला? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल्स काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन काउंसिल। यह अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल को मिल गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल मिल गया, उसको यह अधिकार मिल गया। इसमें फोर्थ मेंबर के रूप में मैकाले को एक विधि सलाहकार, लॉ मेंबर्स के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, उन्हें रखा गया। और यह संस्था गवर्नर जनरल काउंसिल, इसने भारत के जो अन्य गवर्नर थे उनके लिए कानून बनाने का काम करता था। और यह काउंसिल जो कानून बनाती थी वह यहाँ पर लागू होते था। ये लोग अन्य जो थे उसको पहले सब अलग अलग अपने कानून बनाते थे। थोड़े से धीरे धीरे 1773 से शुरू हुआ वह नियंत्रण, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारा पावर दे दिया गया। यह व्यवस्था 1857 तक चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत कौन सी नई व्यवस्था शुरू हुई? सिविल सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। वायसराय व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रांतीय विधायी परिषदों की शुरुआत हुई।
लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर देखें आंसर क्या आता है, लगा लिए होंगे आप लोग। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत इसी एक्ट के अंतर्गत हुई। इधर देखें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की व्यवस्था 1833 के एक्ट में भी था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये पार्लियामेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने व्यवस्था की थी, संसद ने किया था कानून के लिए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। होता था भाई भतीजावाद के आधार पर, यहाँ पर जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भर्तियां होती थी वह भाई भतीजावाद के आधार पर होती थी। इसमें इसको रोकने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराए जाने के लिए 1833 के एक्ट में व्यवस्था थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रहा। 1853 के एक्ट में फिर व्यवस्था किया गया। अब उसके तहत मैकाले कमेटी गठित हुई 1854 में, 55 में रिपोर्ट देती है 1855 में। उसके बाद यह व्यवस्था वहां पर लागू होती है सीमित मात्रा में। धीरे धीरे वह कंपटीशन का दायरा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपटीशन के माध्यम से लाए जाने की व्यवस्था की गई। भारतीय तो बहुत बाद में आए, भारतीयों को मौका मिला कि वो भी कंपटीशन में भाग लें। और दूसरी चीज है उनके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस था। एक तो जो परीक्षा में भर्ती होने की एज थी वो 17 से 19 साल की, यह लेकिन जो ब्रिटिश थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहे आ रहे थे वो भाई भतीजावाद से तक आ रहे थे। अब उनको यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को या जो उनसे संपर्क में थे उन लोगों को रखता था। अब कंपटीशन के द्वारा भर्ती होने की व्यवस्था है। 1853 के एक्ट के अंतर्गत यह व्यवस्था शुरू हुई। 1854 में मैकाले कमेटी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाई गई। 55 में उन्होंने रिपोर्ट दिया 1855 में, उसके बाद व्यवस्था लागू हुई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस तरह बदला गया? बाइकैमरल बनाया गया या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया? प्रोविंशियल सिस्टम बनाया गया, प्रांतीय व्यवस्था, फेडरल कोर्ट बनाया गया, संघीय न्यायालय। ठीक है, yes. 1853 Act separated legislative and executive functions of the Governor General's Council. गवर्नर जनरल के काउंसिल के जो विधायी और कार्यकारी कार्य थे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, वे अलग कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने भारत का गवर्नर जनरल के बाद बनने के बाद कौन सा महत्वपूर्ण रिफॉर्म किया? जो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है उसी हिसाब से इसका हिंदी तर्जुमा है। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद, ICS का एग्जाम शुरू। कौन सा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया, रिफॉर्म, सुधार की दिशा में। यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखिए, इसे अगर लिखता गोद लेने की प्रथा का अंत तो बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन इसका तर्जुमा ही व्यक्तिगत सिद्धांत दिया हुआ है। तो इसलिए इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है उसको देखने की जरूरत होती है। हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है ना कि इंग्लिश को में जो प्रश्न रहेगा उसको वरीयता मिलेगी, दोनों में अगर विवाद है तो हिंदी सही है कि इंग्लिश। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत गवर्नर जनरल काउंसिल में कितने नए लेजिस्लेटिव मेंबर जोड़े गए? बताया गया था कि 1853 के एक्ट में, चलिए पहले आंसर देख लीजिए फिर बात करते हैं। छह नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स जोड़े गए विभिन्न प्रांतों क्षेत्रों से। बताया गया था 1853 के एक्ट में लेजिस्लेटिव और गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। तो विधि निर्माण के लिए 6 नए सदस्य उसमें जोड़ दिए गए। कुल अब सदस्यों की संख्या 12 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट ने पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग परिभाषित किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853। ये चूंकि इस सीक्वेंस में आया है इसलिए इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया है। जब यह स्कैटर्ड रूप में पूछा जाएगा तो हिस्ट्री का भी है उसी में, ज्योग्राफी का है उसी में, यह भी आ गया तो उस दौरान यह मिस होने के चांस है अगर आपको अच्छी तरीके से याद नहीं है, सीक्वेंस में पता नहीं है तो। ये जान रहे हैं 1853 में ही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, विलियम बेंटिंक को, डलहौजी को या वॉरेन हेस्टिंग्स को? यह देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है कि इसने मॉडर्न एजुकेशन, ऐसा यह सब लेफ्टिस्टों ने यह सब टर्म दे करके ग्लोरीफाई किया कि यहाँ पर भारत में एजुकेशन बहुत पिछड़ा था, जबकि आप आज देखिए उसी संस्कृत पर, उसी वेदों पर जो शोध हो रहा है। तो ऐसे में यह ग्लोरीफाई करने के लिए यह एक्चुअली वह भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे रहा था, उसके लिए कि यहां से क्लर्क पैदा हो या ऐसे लोग पैदा हो जो ब्रिटिश हितों को बढ़ा सकें।
किंतु भारत की शिक्षा उस समय भी बहुत उच्च कोटि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे प्रसिद्ध सुधार अस्थायी बंदोबस्त, राज्य हड़प नीति, सहायक संधि, आईसीएस का ओपन खुली प्रतियोगिता परीक्षा। लॉर्ड कॉर्नवालिस यह स्थायी बंदोबस्त, इसके सुधारों को बहुत प्रसिद्ध है। यह परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने किस नीति को लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट को, कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 के दौरान ये सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संघ, ये शर्तें बड़ी कठिन थी। जो भी इनसे सहायता मांगा तो उसका राज्य गया। Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley during 1798 to 1805। 1798 से 1805 के बीच इसने यह सहायक संधि लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1857) के रिवोल्ट का प्रमुख कारण कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट था? कौन सा संवैधानिक पहलू था 1857 के रिवोल्ट का? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान, पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रावधान या फेडरल कोर्ट के निर्णय? इसका आंसर लगा लिए होंगे आप लोग। हिस्ट्री बैकग्राउंड से ज्यादा क्वेश्चन है। देख रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गोद लेने डलहौजी ने शुरू किया, जो गोद लेने की प्रथा का अंत किया, इसने स्वीकरण देना बंद किया, तो उसके कारण बहुत से राज्यों के जो थे सत्ताएं उसको हड़प लिया इसने। इसके कारण बहुत राजाओं में बहुत आक्रोश था और तात्कालिक कारण था सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस, जिसको कि पहले उसके जो कैप को निकालने के लिए दांत से उसको खोलना पड़ता था। तो दोनों में इसका तात्कालिक कारण था, लेकिन असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण, गोद लेने की प्रथा के अंत के कारण जो इसने किया उसके कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये रहे 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पर स्टडी किया। अन्य क्वेश्चंस पर हम लोग पार्ट सेकंड को अगले वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आया होगा यह सेशन। जो अगला सेशन हमारा होगा वह पार्ट सेकंड पर होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पार्ट सेकंड पर। इसमें 1858 से
1947 तक के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर होगा, इस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। यहाँ इसमें जो पूछा जाएगा, जो प्रश्न रहेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रहेंगे, रिफॉर्म्स से जिस दौरान किए गए, स्वतंत्रता के समय, इंडिपेंडेंस के समय जो कुछ सवाल हैं उससे संबंधित इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर डिस्कस किया जाएगा। आप लोग तैयार कर लीजिए, उस पर आप प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। अगर आपको आज का हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम और एमसीक्यूज बनाएं। कोई सुझाव है तो आप अवश्य कमेंट करके दें, हम उस पर जरूर वैसा सुधार करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो यहीं हम लोग विराम देते हैं। अगले वीडियो आएगा नेक्स्ट डे, उस पर हम लोग फिर इस पर